हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और लग जाइए अपने नोट्स तैयार करने में, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलो, अपन पढ़ रहे थे कक्षा 12 का विलियन पार्ट। और विलियन वाला जो सॉल्यूशन वाला जो लेसन है, उसमें जो अपन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे द्रव विलियन। और उसमें अपन ने पढ़ा था राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में उसका एक ग्राफ रह गया था, वो करवा देता हूं। देखो, मैं बता दूं आपको थोड़ा। द्रव द्रव थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। द्रव द्रव विलियन में अपन ने पढ़ा था कि विलय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है, और दोनों की ही वाष्प बन सकती है। दोनों वाष्पशील पदार्थ है। ठीक है। आवाज में अगर कोई समस्या हो ना तो बोल दिया करो, है ना। तो देखो, द्रव द्रव हो गया। अब कह रहे हैं वाष्प दाब क्या है, कि जब भी कोई बंद पात्र में अपन द्रव रखते हैं तो वो द्रव की जो वाष्प बनती है वो वापस ऊपर सतह से टकरा के वापस द्रव की सतह पे आके दाब डालती है। तो हम कहते हैं वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। फिर अपन ने कहा साम्य वाष्प दाब क्या है। तो हमने कहा साहब, अगर बंद पात्र होगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी, जितना द्रव्य वाष्प में बदलेगा उतनी ही वाष्प वापिस द्रव्य में बदल जाएगी। इसी कंडीशन को कहते हैं साम्यावस्था। और उस साम्यावस्था पर जो वाष्प बनी हुई है उसका जो दाब लगेगा वो कहलाएगा साम्य वाष्प दाब। ठीक है जी। के बाद में अपन ने पढ़ा राउल्ट के नियम के लिए। अपन ने कहा कि एक पात्र में द्रव्य एक लिया, दूसरी पात्र में दूसरा द्रव्य लिया, दोनों की जो वाष्प बन रही है, दोनों का जो दाब लग रहा है, पहले द्रव्य का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में कहलाता है P1 नोट, दूसरे द्रव्य का शुद्ध अवस्था में कहलाता है P2 नोट। दोनों को मिला के विलियन बना दिया तो दोनों की ही वाष्प बनेगी। अब विलियन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो दोनों घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। और इनमें जो P1 और P2 लिख रहे हैं अपन, उनमें P1 तो है इस विलियन में द्रव्य एक का वाष्प दाब, और P2 है इसी विलियन में द्रव्य दो का वाष्प दाब। ठीक है जी। राउल्ट कहता है कि स्थिर ताप पर यदि किसी विलियन में उपस्थित किसी घटक का जो वाष्प दाब है, जिसे अपन P1 और P2 बोलते हैं, वो उसकी मोलबिन के समानुपाती होता है। तो अपन ने लिख दिया P1 समानुपाती x1 और P2 समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर का चिन्ह लाए, तो एक नियतांक आ गया P1 नोट और यहाँ आ गया P2 नोट। तो अपन ने लिख दिया P1 इजिकल्स टू P1 नोट x1 और P2 इजिकल्स टू P2 नोट x2। और डाल्टन के अनुसार कुल जो दाब होता है वो P1 और P2 के योग के बराबर होता है। ये अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में अपन ने रिलेशन थोड़ा एक्सप्लेन किया इस फॉर्मूले को, और यहाँ तक अपन पहुंचे। अब इसके बाद में मैंने हेडिंग तो लगवाई थी आप लोगों से, आदर्श और अनादर्श विलियन। और उससे पहले एक ग्राफ आलेख बचता है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। देखो कैसे वो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान देना। देखो, जैसे अपन बात करें, ये ग्राफ थोड़ा इस, पहले तो ये देखते हैं कि ये किन किन राशियों के मध्य है। तेरी, रुको जरा सब्र करो। देखो, ये जो ग्राफ होगा वो होगा वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य। क्यों?
क्योंकि ये जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा वाष्प दाब और मोलबिन के मध्य। और जो राउल्ट का नियम है वो इन दो राशियों के मध्य ही तो संबंध बताता है। अरे राउल्ट का नियम यही तो कहता है कि सर P1 समानुपाती है x1 और P2 समानुपाती है x2, और ये जो P है वो होता है P1 प्लस P2। यही तो राउल्ट के नियम है। इनको थोड़ा विस्तार से लिखे तो अपन ने लिख दिया P1 इज इक्वल्स टू P1 नोट x1, के लिए लिख दिया P2 टू P2 नोट x2। और ये अपने पास हमें दो तो ये रही एक। इनके लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये ग्राफ और ग्राफ से अलग ऐसे है कि बाकी के ग्राफ अपन ने जो भी देखे वो इस तरह से होते हैं। यहाँ ये तीसरी लाइन और है, तो ये थोड़ा देखना, आप समझना, रटने की जरूरत है भी नहीं, एकदम इजी समझ में आएगा ये। देखो ये ग्राफ है वाष्प दाब और मोलबिन के मध्य, वाष्प दाब और मोलबिन के मध्य। अब समझो, ये जो बिंदु है यहाँ पर वैल्यूज होती है 0, सही, तो वाष्प दाब की वैल्यू है वो 0 है, वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी वाष्प दाब, ऊपर की तरफ वाष्प दाब बढ़ेगा, इधर मोलबिन बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? अब सुनो, इस बिंदु पे मैं ऐसे लिख रहा हूं x1 बराबर 1। ध्यान देना, x1 क्या है? मोलबिन। इसकी द्रव्य 1 की, तो द्रव्य 1 की मोलबिन यदि 1 है तो x2 कितना लिखो रे? बताओ, देखिए, सुनो समझाता हूं। हम जानते हैं, जानो और नहीं जानो, हम जानते हैं x1 प्लस x2 बराबर होता है 1, पढ़ चुके हैं अपन। अब मैं कह रहा हूं यदि x1 की वैल्यू 1 दे रखी है, सुनना ध्यान से, अगर ये 1 है तो हमें x2 की ज्ञात करनी है ना, ये लो, तो x2 बराबर, ये 1 उधर जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर है 0। तो यदि x1 1 है तो x2 तो फिर है ही नहीं सर, 0 है। क्या मतलब हुआ? इस पॉइंट पर विलियन में केवल द्रव्य 1 मौजूद है, द्रव्य 2 मौजूद ही नहीं है, तो ये हो गई। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर, सॉरी, अगर मैं ये कहूं कि यहां पर x2 का मान 1 है, तो यहाँ x1 का अपने आप ही, सॉरी, x1 का अपने आप ही कितना हो गया? 0। यानी इसको ऐसे समझो कि ये जो लाइन है वो मोलबिन की है, मोलबिन यानी मात्रा की है, किसकी? द्रव्य 1 और द्रव्य 2 की। इस बिंदु पर द्रव्य 1 मौजूद है, द्रव्य 2 मौजूद ही नहीं है, 0। और इस बिंदु पर द्रव्य 2 मौजूद है मगर द्रव्य 1 है भी नहीं। ये कह दूं क्या? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं? चलो कह देता हूं। देखो, इस बिंदु के ऊपर द्रव्य, केवल द्रव्य 1 है, तो ये कह दूं ना कि शुद्ध द्रव्य है। और याद करो, शुद्ध द्रव्य का, शुद्ध द्रव्य चाहे 1 है चाहे 2 है, उनकी वाष्प दाब क्या थी? P1 नोट और P2 नोट। तो जब इस बिंदु पर अधिकतम मात्रा x1 की है, यानी द्रव्य 1 की है, तो वाष्प दाब भी इसी का होगा। उसको अपन इस बिंदु पर लिख देते हैं P1 नोट। भाई ये लाइन किसको दर्शाएगी? वाष्प दाब को। और जब यहां पर द्रव्य 1 ही मौजूद है तो वाष्प दाब भी 1 का ही होगा, जो P1 नोट है। उसी प्रकार यहाँ x1 तो है ही नहीं, x2 है, तो फिर अकेले x2 यानी शुद्ध द्रव्य 2 का वाष्प दाब अपन मान के चलते हैं 2 नोट। ध्यान से देना, ये दोनों लाइनें बताती है वाष्प दाब को, ये लाइन दर्शा रही है मोलबिन को। हम कह रहे हैं इस बिंदु पर केवल द्रव्य 1 मौजूद है, द्रव्य 2 है ही नहीं। अगर अकेला द्रव्य 1 मौजूद है तो वाष्प दाब भी अकेले द्रव्य 1 का ही होगा, तो अपन ने P1 नोट कहा था, तो वो देखो P1 नोट। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे जैसे अपन राइट साइड में जा रहे हैं तो x1 1 से कहां पहुंच गया? 0, यानी मात्रा क्या होती जा रही है? कम। अब हम जानते हैं कि x1 अगर कम हुआ तो P1 भी कम हो जाएगा, यानी कोई पदार्थ कम होता है तो उसका वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। यहाँ पहला द्रव्य अधिकतम था, यहाँ कम होता होता एकदम हो गया 0। अब द्रव्य 1 यहाँ 0 हो गया,
तो उसका वाष्प दाब यानी ये लाइन ये भी तो 0 होगा। तो देखो यहां से ऐसे है और उसी प्रकार से ये ऐसे आएगा। क्यों आएगा सुनना, इस बिंदु पर केवल द्रव्य 2 मौजूद है, तो केवल द्रव्य 2 का ही वाष्प दाब लगेगा, इसे अपन कह रहे हैं P2 नोट। जैसे ही इधर आएंगे तो द्रव्य 1 तो बढ़ेगा लेकिन द्रव्य 2 घटेगा। द्रव्य 2 घटेगा तो उसका वाष्प दाब भी घटेगा। तो देखो द्रव्य 2 का वाष्प दाब घटता घटता यहाँ कितना हो गया 2। और अगर अब अपन इन दोनों को मिला दे, इन दोनों को मिला ऐसे, तो ये ग्राफ तैयार हो गया। अब इस ग्राफ में कहाँ क्या लिखना है वो देखना। ये जो आप P1 नोट और P2 नोट को मिला रहे हो, यहाँ आपको हमेशा लिखना है PT बराबर P1 प्लस P2। ये लो सर, 3 समीकरण है ना, ये और ये यहाँ पर सेट करनी है। तो P1 नोट यहाँ पर तो ये लिख देना है। ये लाइन किन के लिए थी, द्रव्य 1 के लिए थी ना। ये लाइन देखो P1 नोट ये द्रव्य 1 के लिए, तो 1 वाली समीकरण तो ये, तो यहाँ ये समीकरण लिख देंगे P1 बराबर P1 नोट x1 और यहाँ लिख देंगे P2 बराबर P2 नोट। ये बन गया आपका ग्राफ। ये ग्राफ तैयार है। बस आएगा राउल्ट के नियम को आलेख सहित समझाइए, तो ये आलेख बनेगा। आराम से आप बनाने की ट्राई करना, वीडियो को रोक के रफ में बनाइए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, नहीं बन रहा तो कमेंट कीजिए, मैं फिर बताऊंगा आपको, बार बार बताऊंगा। तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये ग्राफ बन गया। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगला। अगला टॉपिक अपना है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। क्या है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। यहाँ लिख देते, अपन बना ही लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं आदर्श विलयन। क्या होते हैं समझते हैं। आइडियल सॉल्यूशन। देखना, आदर्श विलयन किनको कहते हैं, चलो परिभाषा लिख देते हैं। वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर, सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का, राउल्ट नियम का पालन करते हैं, राउल्ट नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ कि ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहेंगे जिनका ताप बदल दो या मात्राएं बदल दो, सांद्रताएं बदल दो। विलयन की सांद्रताएं है ना, कि सभी ताप और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और राउल्ट के नियम का पालन करने का मतलब इन समीकरणों का वो पालन करते हैं। P1 बराबर P1 नोट x1 का, P2 बराबर होगा P2 नोट x2 और PT बराबर होगा P1 प्लस P2। इस प्रकार के विलयन कहलाते हैं आदर्श विलयन। यानी वे विलयन तो सभी ताप व सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, इन समीकरणों का पालन करते हैं, जिनका आंशिक वाष्प दाब उनकी मोल बिन के समानुपाती होता है हमेशा, वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन का पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट देखिए, आदर्श विलयन में क्या होगा, जो आयतन परिवर्तन होगा, तो अंतर की बेसिस पे पढ़ते हैं यार इनको। देखो मैं दोनों तरफ ऐसे लिख देता हूं, आदर्श और अनादर्श, अनादर्श विलयन, और यहां लिख देता हूं आदर्श विलयन। इसको ऐसे पढ़ लेते, आदर्श विलयन में अपन ने क्या लिखा,
जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, और इनका इनके विपरीत लिख दे क्या, पालन नहीं करते, कि सभी ताप व सांद्रताओं पर जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलियन। अंग्रेजी देखना चाहो नॉन आइडियल, और ये आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट नियम का पालन करें तो आदर्श, नहीं करें तो अनादर्श। यानी अगर वो आदर्श है तो वो समीकरणों का पालन करेंगे, P1 इजिकल्स टू P1 नॉट x1, P2 इजिकल्स टू P2 नॉट x2, और PT इजिकल्स टू P1 प्लस P2। अगर वो ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो आदर्श विलियन है। अगर वो अनादर्श विलियन है तो देखो सर वो फॉलो नहीं करेंगे, ये बराबर नहीं होगा किसके, P1 नॉट x1 के। P2 वाला ये भी बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा इसके P2 नॉट x2 के, और ना PT बराबर होगा P1 प्लस 2 के। ये पहला अंतर है। बोर्ड एग्जाम्स में अंतर पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, तो याद रखना है। पहला अंतर है ये राउल्ट नियम का पालन करते हैं, ये नहीं करते। इनमें समीकरणों में बराबर का चिन्ह लगाना है, इसमें बराबर को काट देना है कि बराबर नहीं होते। एक अंतर इनमें, ये तो पहला अंतर लिख देते हैं अपन दोनों में। दूसरा अंतर है कि कुल आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन शून्य होता है। कुल आयतन परिवर्तन शून्य होता है, जैसे डेल वी बोल देते हैं, डेल वी बराबर 0। और यहां वही बात, डेल वी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्या मतलब हुआ कि जब अपन द्रव्य 1 और द्रव्य 2 को मिलाएंगे, समझ पा रहे हो, जब द्रव्य 1 और द्रव्य 2 को मिलाएंगे तो विलियन का जो कुल आयतन होगा वो दोनों द्रव्यों के आयतनों के योग के बराबर होगा। यानी उसमें परिवर्तन, देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो अपन ये कह के चलते हैं कि पहले द्रव्य का आयतन मान लो V1 है, दूसरे का आयतन मान लो V2 है, तो जो कुल आयतन आएगा V, वो बराबर होगा हमेशा, V बराबर होगा V1 प्लस V2 के। यानी इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा, और बराबर में से बराबर घटाओगे यानी अंतर लाओगे तो वो कितना आ जाएगा, 0। अरे देखो इधर का जो आयतन है कुल, और ये दोनों अगर बराबर हुए तो अंतर का मतलब है पहले आयतन इतना था, विलियन का आयतन इतना है, विलियन के आयतन में से इनका आयतन घटाओगे मान कितना आ जाएगा, 0, अगर बराबर है तो। और ऐसा होता है आदर्श विलियन में, और अनादर्श में ऐसा नहीं होता। तीसरा टॉपिक है, इसमें तीसरा जो अंतर बनेगा, तीसरा जो अंतर बनेगा वो कि डेल एच एंथैल्पी परिवर्तन, वो भी यहाँ 0 होगा और यहाँ 0 नहीं होगा। डेल एच का मान 0 नहीं होगा। यानी अभिक्रिया या तो उष्माक्षेपी होगी या अभिक्रिया उष्मा शोषी होगी, किन में, अनादर्श विलियन में। पर आदर्श विलियन में क्या होगा, ना अभिक्रिया में ना तो ताप का उत्सर्जन होगा ना ताप ग्रहण किया जाएगा। अब देखो समझने वाली बात यह है, दुनिया में कोई विलियन पूर्णतः आदर्श विलियन नहीं होता। अरे व्यक्ति भी अपन कहते हैं हमारा आदर्श पुरुष ये है, पर हम जिसे आइडियल मानते हैं वो 100% आइडियल भी तो नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई तो कमी होती है, 100% आइडियल नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ कल्पनाओं के विलियन है, ये रियल में विलियन है, तभी तो डेल एच 0 नहीं है। सॉरी, तभी तो अभिक्रिया या तो होगी उष्माक्षेपी या होगी उष्मा शोषी। मतलब डेल एच का मान या तो होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता 0 है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो आदर्श विलियन है। तो आदर्श विलियन में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, शून्य नहीं होता। आयतन परिवर्तन शून्य होता है, में भी आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता। एक अंतर और है, सुनो, एक ये है कि जो आदर्श विलियन है,
इनमें विलेय विलेय का जो आकर्षण है और जो विलायक विलायक का आकर्षण है, विलायक विलायक का आकर्षण है, वो का वही होता है विलेय विलायक का आकर्षण में। ये बराबर है सर आदर्श विलयन में। यानी जितनी विलेय विलेय के कणों में बनती है, जितनी विलायक विलायक के कणों में बनती है, विस्तार से पढ़ेंगे अपन, है ना, और उतनी ही विलेय और विलायक के कणों में यानी विलयन में बनती है। आकर्षण बल बोल दो, अन्योन्य क्रिया बोल दो, इनके बीच में जो रिएक्शन होती है वो बोल दो, वो बराबर होगी सर। जितना विलेय विलेय आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, जितनी उनकी बनेगी, जितनी विलायक विलायक की बनेगी, उतनी ही विलेय और विलायक की बनेगी। अगर ऐसा है तो वो आदर्श विलयन है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अनादर्श विलयन। यानी कुल मिला के बात यह है कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है कि सभी ताप सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करे तो आदर्श, नहीं करे तो अनादर्श। यदि आयतन परिवर्तन का मान 0 है तो आदर्श, 0 नहीं है तो अनादर्श। डेल एच का मान यानी एंथैल्पी परिवर्तन, देखो एक थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये जो अपन ये अपन जो डेल लिखते हैं ना, ये अंतर होता है, अंतर। कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे अभिकारक है, उनकी एंथैल्पी H1 है, और उत्पाद की एंथैल्पी H2 मान लेते हैं अपन। एंथैल्पी मानी ऊर्जा। अगर मैं कहूँ कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, यानी बाद में ऊर्जा ये है, पहले ऊर्जा ये थी, तो अपन कहेंगे H2 माइनस H1, और इसको दर्शाते हैं डेल एच। उसी प्रकार मान लो पहले आयतन V1 था, बाद में आयतन V2 हो गया, तो अंतर कैसे निकालोगे, डेल V, V2 माइनस V1। तो ये जो डेल होता है ना, ये हमेशा आयतन को, ये जो डेल होता है हमेशा परिवर्तन यानी अंतर को दर्शाता है, पढ़ेंगे अपन। चलो, अब ये भी अपन ने पढ़ा कि बोला अनादर्श विलयन कौन से हैं, सुनो ध्यान से। हम अनादर्श विलयन कौन, बोला वे अनादर्श विलयन है जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। बोला राउल्ट नियम क्या, बोला राउल्ट नियम ये कि उनमें P1 बराबर नहीं होता P1 नोट x1 के, P2 बराबर नहीं होता P2 नोट x2 के, और ना P टोटल बराबर होता है P1 प्लस P। बोला ठीक है। अब बराबर नहीं है तो या तो मान है कम या मान है ज्यादा। तो जो अनादर्श विलयन है इनके दो टाइप हो गए सर। देखो, अगर इन समीकरणों का इस तरह से है कि P1 ज्यादा है किससे, P1 नोट x1 से, या फिर हो सकता है कि P1 कम है किससे, P1 नोट x1 से। समझ पा रहे हो भाई, बराबर तो नहीं है, P1 बराबर तो नहीं है P1 नोट x1 के, तो या तो P1 ज्यादा है या P1 कम है। तो पहली कंडीशन है कि P1 का मान ज्यादा है P1 नोट x1 से, और दूसरी कंडीशन है कि P1 का मान कम है P1 नोट x1 से। दूसरा भी सेम होगा, या तो P2 ज्यादा है किससे, P2 नोट x2 से, अरे या P2 कम है किससे, 2 नोट x2 से। या तो ज्यादा है या कम है, दोनों में अनादर्श है, बराबर तो है नहीं, बराबर होता तो आदर्श, बाकी अनादर्श। या तो Pt की वैल्यू ज्यादा है किससे, P1 प्लस P2 से, और या Pt की वैल्यू कम है किससे, 1 प्लस P2। तो है तो दोनों ही अनादर्श विलयन। ज्यादा है तो इसको पढ़ा जाता है धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। यानी आदर्श विलयन से जो विचलन है वो है धनात्मक विचलन, और ये है ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक। इनमें वापिस सुनना, अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा गया है। अनादर्श कौन, जो जिनमें राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता, जिनमें P1 बराबर नहीं है P1 नॉट x1 के। बोला जब बराबर नहीं है तो या तो P1 कम है या P1 ज्यादा है। तो पहली कंडीशन में अपने का मान लो P1 ज्यादा है तो P1 कम है,
यहाँ P2 ज्यादा है तो यहाँ P2 कम है, और यहाँ PT ज्यादा है तो PT कम है। दोनों ही अनादर्श है। पहले को कहते हैं धनात्मक विचलन, दूसरे को कहते हैं ऋणात्मक विचलन। उसी प्रकार और क्या अंतर है? अपन ने अनादर्श विलयन में एक चीज और कही थी कि सर अनादर्श विलयन में जो डेल V का मान है वो शून्य होता है, नहीं होता, वो शून्य नहीं होता। अगर डेल V की वैल्यू 0 है तब तो कहेंगे आदर्श विलयन, नहीं है तो अनादर्श विलयन। इसका मतलब ये हो गया कि डेल V की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो या तो है ज्यादा यानी पॉजिटिव, या है कम यानी नेगेटिव। अब ध्यान देना, जो धनात्मक विचलन होता है उसमें डेल V की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो फिर यहाँ डेल V की वैल्यू अपने आप ही क्या हो गई, इसी प्रकार डेल H की वैल्यू 0 तो नहीं होती, 0 नहीं होती तो या तो प्लस है या माइनस, तो यहाँ प्लस होगी। ये धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर है। एक अंतर और था अनादर्श में, देखो तीसरा तो अपन लिख दिया ना, डेल H बराबर नहीं होता 0 के, बराबर नहीं होता तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। धनात्मक में पॉजिटिव है, ऋणात्मक में नेगेटिव है, 0 तो नहीं है। डेल V और डेल H 0 होते तो आदर्श विलयन होता, 0 नहीं है तो अनादर्श है। अनादर्श है तो या तो ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो पॉजिटिव, कम है तो नेगेटिव। अगर ज्यादा है तो धनात्मक विचलन, कम है तो ऋणात्मक। एक और पढ़ा था अपन ने कि जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें विलेय विलेय का आकर्षण, विलायक विलायक का आकर्षण उतना ही होता है जितना विलेय विलायक में आकर्षण होता है, पर अनादर्श में तो ऐसा नहीं होता। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब खुद दिमाग लगाओ तुम, मान लो अपने पास एक है द्रव्य 1, एक है द्रव्य 2, और दोनों को मिलाकर अपन ने बना दिया विलयन, अपन ने बना दिया विलयन। यहां मैं विलयन लिख देता, ये द्रव्य 1 लिख देता, ये द्रव्य 2 लिख। अब द्रव्य 1 द्रव्य 2 और विलयन में क्या अपन देखेंगे वो सुनना। जैसे मान लो द्रव्य, चलो 1 लिख के मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ए और बी, द्रव्य ए और द्रव्य बी, जिनमें से जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको विलायक, इनमें से इन द्रव्य 1 और द्रव्य 2 यानी ए और बी में से जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय। तो अपन ने द्रव्य ए और द्रव्य बी ले लिया सर, ये द्रव्य ए है और ये द्रव्य बी है, और ये दोनों को मिला के ए प्लस बी है, विलयन बना दिया। अब अगर ये आदर्श विलयन है तो होगा क्या कि ए के कणों में जो आकर्षण है उतना ही आकर्षण बी बी के मध्य होगा, और उतना ही आकर्षण ए और बी के मध्य होगा। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे विलयन आदर्श है, पर हम तो अनादर्श पढ़ रहे हैं ना। अब अनादर्श में बराबर तो नहीं होगा, या तो ये विलेय विलेय विलायक विलायक वाला ज्यादा होगा और या विलयन वाला ज्यादा होगा। अब दोनों कंडीशन कब और कैसे होती है वो समझते हैं। सुनो, खुद दिमाग लगाओ कि जैसे मान लो ए और ए में आकर्षण ज्यादा है और बी में भी आकर्षण ज्यादा है, मगर ए और बी में आकर्षण कम है। अब क्या होगा मुझे बताओ। देखिए, देखो ए और बी के द्रव्य में अगर आकर्षण कम है तो थोड़ा सा भी ताप देंगे तो जल्दी से क्या बन जाएगी, वाष्प। और जल्दी और ज्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या लगेगा, ज्यादा। किसमें, विलयन में। ध्यान देना, देखो विलेय इसको मान लेते हैं, चलो एक बार ये विलेय है, ये मान लेते हैं विलायक। अब जो ए विलेय है, ए और ए के मध्य आकर्षण तगड़ा है, आकर्षण तगड़ा है तो गर्म करोगे तो आसानी से टूटेगा नहीं, नहीं टूटेगा तो वाष्प कैसे बनेगी, कम बनेगी। वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। उसी प्रकार बी और बी में भी आकर्षण तगड़ा है, फिर आप
उष्मा दोगे तो मुश्किल से टूटेगा, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम बनेगा। अगर मैं यूं कहूं कि इन दोनों में आकर्षण ज्यादा है तो वाष्प कम बनेगी, मगर ए और बी में तो आकर्षण कम है। किसकी अपेक्षा? ए में जितना आकर्षण था उससे कम आकर्षण है और बी में। कम आकर्षण है तो जल्दी से अलग हो जाएंगे और जल्दी से वाष्प बनेंगे। ज्यादा वाष्प बनेगी तो ज्यादा दाब लगेगा, तो वाष्प दाब ज्यादा लगेगा। अगर वाष्प दाब ज्यादा लगेगा तो अपन कह देंगे साहब ये तो स्थिति ये हो गई कि पी टोटल तो ज्यादा आ गया, इससे बोला P1 प्लस P2 से। और ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन पहले पढ़ गया है ना अभी भी। धनात्मक विचलन कि जब Pt बराबर हो P1 प्लस P2 के तब तो होता है आदर्श विलयन, बराबर नहीं हो तो अनादर्श विलयन। अब बराबर नहीं होने की दो कंडीशन, क्या कि या तो ज्यादा या कम। अब यहां देखो Pt ज्यादा है P1 और P2 से। Pt क्या है पहले ये बताओ, Pt है क्या चीज? वाष्प दाब। किसका? विलयन का। अच्छा, विलयन में कौन कौन है? विलेय और विलायक। अब विलेय और विलायक में आकर्षण कम है, आकर्षण कम है तो वाष्प ज्यादा बनेगी, तो वाष्प दाब ज्यादा लगेगा, तो Pt की वैल्यू तो ज्यादा आ गई, यहाँ तो वैल्यू ज्यादा आ गई। अब P1 और P2 के लिए ये P1 क्या है? पहले द्रव्य का, वो दूसरे द्रव्य का, भाई इनमें ज्यादा बन रही है, ए में ज्यादा बन रही है तो वाष्प कम बनेगी, बी में भी कम बनेगी, कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो ये है धनात्मक विचलन। अब इसका विपरीत बोलते हैं, अपन ऐसा मान लेते हैं ए में कम बनती है, बी में भी कम बनती है, मगर ए बी में ज्यादा बनती है, ज्यादा आकर्षण। अब पहले से विपरीत हो जाएगा। देखो विलेय विलेय में आकर्षण ज्यादा है तो वाष्प कम बनेगी, और आकर्षण कम है तो वाष्प ज्यादा बनेगी। यहाँ कह रहे हैं ए में आकर्षण कम है, आकर्षण कम है तो वाष्प जल्दी और ज्यादा बनेगी, तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसका भी ज्यादा होगा। मगर जैसे ही आप विलयन बनाओगे तो ए और बी में ज्यादा बनना शुरू हो जाएगी, और ज्यादा बनेगी तो उनकी वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम आएगा। तब अपन कह देंगे साहब Pt तो कम आ गया, किससे? बोला P1 प्लस P2 से। अच्छा, ये कौन सा विचलन हो जाएगा? ऋणात्मक विचलन। ये है धनात्मक और ऋणात्मक विचलन। कि कोई विलयन आदर्श है, उससे वो विचलित होगा यानी अनादर्श बनेगा। अब वो या तो धनात्मक अनादर्श बनेगा या ऋणात्मक अनादर्श बनेगा। धनात्मक है तब तो P टोटल ज्यादा आएगा, तब तो P1 ज्यादा आएगा, किससे? P1 नॉट x1 से। तब तो P2 भी ज्यादा आएगा, किससे? P2 नॉट x2 से। अगर ऋणात्मक विचलन है तो साहब P1 कम आएगा, किससे? P1 नॉट x1 से, और P2 कम आएगा P2 नॉट x1 x2 से। ठीक है, ये चीजें होगी। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक विचलन अपन ने पढ़े। अब ग्राफ पढ़ लेते हैं वरना वो फिर रह जाएगा। देखो आलेख पढ़ लेते हैं। आदर्श विलयन वाला आलेख कैसे बनाया था अपन ने, याद है? यहाँ क्या लिखा था? देखो ये तो अपन ने कहा था वाष्प दाब है सर, राउल्ट के नियम का जो बनाया था ना वो ये था वाष्प दाब, और यहाँ अपन ने लिखा था मोल बिन है सर। हमने कहा था इस बिंदु पर, सॉरी इस बिंदु पर x1 की वैल्यू अपन ने 1 मानी थी तो x2 अपने आप आ गया था 0, और यहाँ x1 की वैल्यू 0 मानी है तो x2 अपने आप आ गया 1। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इस बिंदु पर पहला द्रव्य तो है मगर दूसरा द्रव्य नहीं है। अगर अकेला पहला द्रव्य मौजूद है, x1 मौजूद है, तो अकेले का यानी शुद्ध अवस्था का ही वाष्प दाब लगेगा, जिसे बोलते हैं P1 नोट। उसी प्रकार अगर x1 मौजूद नहीं है, अकेला x2 मौजूद है, तो इसका वाष्प दाब लगेगा ये P2 नोट। आदर्श विलयन के लिए अपन ने इस तरह ग्राफ बनाए थे सर, ये आदर्श विलयन का ग्राफ था। अब हमें अनादर्श विलयन के ग्राफ बनाने हैं, और अनादर्श तो खुद दो प्रकार के हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक। डरने की जरूरत नहीं है, इतना ग्राफ आ गया आगे बना दोगे। अब ध्यान देना, अगर तुम्हें धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ बनाना है, आदर्श विलयन का तो ये हो गया, राउल्ट के नियम का तो ये हो गया, जिसमें अपन यहाँ पर लिखते हैं Pt बराबर P1 प्लस P2।
ये द्रव्य वन वाला है तो यहाँ लिख देते हैं P1 बराबर P1 नोट x1 और यहाँ लिख देते हैं P2 बराबर P2 नोट x2। ये तो आदर्श विलयन का हो गया। अब अगर अनादर्श का बनाना है तो एक ही बात ध्यान रखनी है, धनात्मक विचलन है तो इन लाइनों को थोड़ा उठा के बना दो ऐसे, इसको भी ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा के बना दो, इसको भी ऐसे। अब दिमाग लगा के बताओ यहाँ क्या लिखोगे Pt, और यहाँ तो चलो तुम P1 प्लस P2 लिख दोगे। बराबर तो तब लिखोगे जब आदर्श है, अब बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो अनादर्श है। अब अनादर्श में धनात्मक है या ऋणात्मक, तो ऊपर उठा हुआ है धनात्मक है ना, तो ये ज्यादा होगा। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे, P2 ज्यादा होगा सर P2 नोट x2 से, और यहाँ क्या लिखेंगे सर P1 ज्यादा होगा, सॉरी P1 नोट x1 से। सेम तरीका रहेगा सर जब आप ऋणात्मक विचलन का बनाओगे तो अपने से बनाएंगे। देखो यहाँ लिख रहे हैं P2 नोट, यहाँ लिख रहे हैं P1 नोट, यहाँ लिख रहे हैं x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, यहाँ लिख रहे हैं x1 बराबर 0 और x2 बराबर 1। ये तो और ये मिला रहे हैं। ये तो बनाया अपन ने आदर्श का। आदर्श में अनादर्श का धनात्मक विचलन तो ऊपर उठा के, तो ऋणात्मक विचलन इसको नीचे दबा लो थोड़ा थोड़ा। ये लो सर, ये अनादर्श विलयन का हो गया। सर समीकरण कैसे लिखे, देखो अनादर्श है तो Pt बराबर तो नहीं होगा इसके P1 प्लस P2 के, धनात्मक है तो ज्यादा, ऋणात्मक है तो कम, तो ऋणात्मक है, कम लिख दो। ये लाइन है 2 नंबर वाले द्रव्य की, तो P2 कम है सर किससे, P2 नोट x2 से। और ये वाली लाइन है 1 के लिए, तो ये लिख देंगे P1 कम है सर किससे, P1 नोट। ये आलेख है अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन की। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, वरना ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। बस आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मौज में रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंट फियर एसपी सर हियर। केमिस्ट्री को अपन अच्छे से करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़े दिनों में अपन लाइव क्लासेज भी करेंगे जिनमें आपके कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे। कमेंट्स तो अब भी पढ़ रहा हूं मैं, एक एक कमेंट्स को। आप जरूर अपने जो विचार है, आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ा कम ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीड, पढ़ाने की स्पीड में कोई आपकी राय हो, कोई सलाह हो, कोई ज्ञान की बात हो, तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद में नोट्स बना के पढ़ाई करें, टाइम व्यतीत नहीं करें। क्लास पूरी हो गई तो रील्स नहीं देखनी है, सीधा नोट्स तैयार करना है। फिजिक्स की क्लास देखिए तो BCS एकेडमी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 10वीं 12वीं की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं लैब असिस्टेंट का भी कोर्स लेकर आइए। कंपटीशन एग्जाम में जो जनरल साइंस होती है वो भी थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाएं। पर अभी के लिए फिलहाल आपको ये जो वीडियोज मिल रहे हैं उनके नोट्स जरूर बनाइए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।